Hello, class 12. Welcome to last part of the enemy. तो चलो इंतजार किस देर का, खत्म करिए लेसन. Come on, let's get going. हाँ जी. So पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे सदाव और हैना ने मिलके वो ऑपरेशन कंडक्ट किया उस एनिमी का. सदाव पूरी तरह से फोकस था एंड उसने पूरे अपने स्किल्स यूज किए उस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए. शुरुआत में तो हैना बहुत अनईजी फील कर रही थी, उसे वॉमिट भी हुई क्योंकि उसने कभी अपने आगे एक ऑपरेशन होता हुआ देखा नहीं था. बट उसके अंदर की इंसानियत उसे वापस उस रूम में खींच लाई जब उसने सुना उस एनिमी के दर्द से चीखने की आवाजों को. वो गई और उसने उसे एनेस्थीसिया दिया. इस पूरे प्रोसेस के दौरान सदाओ बहुत केयरफुली उस बुलेट को ढूंढ रहा था. इनिशियली उसे लगा वो किडनी के पास है, बट लकीली वो किडनी से दूर थी और जैसे तैसे उसने उस बुलेट को बाहर निकाल दिया एंड एक इंजेक्शन देके उस एनिमी को रेस्ट करने के लिए वहां छोड़ दिया. अब वो दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या क्या किया जाए इस एनिमी के साथ, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे अब बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे. वो तो ऐसी तक बातें करने लगे थे कि सदाओ को घमंड है अपने स्किल्स का और वो बस ये दिखाना चाहता है कि मैं किसी की भी जान बचा सकता हूँ, और इसीलिए उसने उस एनिमी को वहां रखा हुआ है. यूमी दूसरी तरफ परेशान हो रही थी बच्चों के फ्यूचर को लेके कि अगर इनके फादर को पकड़ लिया गया एज अ देशद्रोही, एज अ ट्रेटर, तो इन बेचारे बच्चों का क्या होगा. ये सब बातें वो जानबूझ के तेज आवाज में कर रहे थे ताकि पास खड़ी हैना वो सब सुन पाए. लेकिन हैना ने रिएक्ट ना करने की जगह हिम्मत बनाए रखी और बिना कुछ बोले वो वहां से चल दी. वो सदाओं से जाके बस यही पूछती हर बार कि अब हमें क्या करना है, लेकिन सदाओं के पास कोई आंसर नहीं होता. जैसे जैसे वो एनिमी ठीक फील करने लगा उसने भी थैंक यू बोलने की कोशिश की सदाओं को, लेकिन सदाओं ने उसे भी डांट दिया ये कह के कि इतनी जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो, तुम्हें क्या पता मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ. खैर, एक दिन सदाव अपनी स्टडी रूम में बैठा और एक चिट्ठी लिखने लगा जिसमें वो सब कुछ बताने लगा कि कैसे 21 फेब को एक रात के वक्त एक मैन समुंदर की लहरों के साथ बह के उनके घर तक पहुंचा और वो था एक प्रिजनर ऑफ वॉर, और उसने उस चिट्ठी को अपनी सीक्रेट ड्रॉर में रख दिया एज अ प्रूफ कि कल को पुलिस आए तो वो अपनी इनोसेंस साबित कर सके. उस चिट्ठी लिखने के 7 दिन बाद एक साथ दो चीजें हुई सदाव होकी के घर. पहला, तीनों सर्वेंट्स घर छोड़ के चले गए. उन दोनों ने, सदाव और हैना ने, ना उन्हें रोकने की कोशिश करी ना उनके बारे में कुछ बात करी, क्योंकि उस वक्त उन दोनों को इंसानियत के नाते जो सही लग रहा था वो कर रहे थे, और सर्वेंट्स को अपनी देश प्रेम के नाते जो सही लग रहा था उन्होंने वो किया. लेकिन जो दूसरी चीज हुई उससे हैना बहुत ज्यादा घबराई. उसने देखा एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर उनके घर आता हुआ, तो उसे लगा कि सर्वेंट्स ने शायद बाहर जाके सबको बता दिया है कि हमने एक एनिमी को हमारे घर में रखा हुआ है. लेकिन लकीली ऐसा नहीं था. वो मैसेंजर वहां आया था क्योंकि जनरल साहब पेन में थे और उन्होंने सदाव को बुलवाया. सदाव जब हैना को बाय बोलने गया उसने देखा हैना की आंखों में वो डर. हैना कहती है मुझे तो लगा था ये तुम्हें अरेस्ट करने आए. तो सदाओ उस मोमेंट पे डिसाइड कर लेता है कि अब वो कुछ तो करेगा जिससे ये एनिमी यहाँ से चले जाए, क्योंकि वो इस तरह हैना को और परेशान नहीं देख सकता. तो जानते हैं आखिरी पार्ट में एक्चुअली सदाओ ने क्या किया. सदाओ आ गया है जनरल साहब के पास. ऑफ कोर्स जनरल वीकली कह रहा है मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, बट दैट इज बिकॉज मैंने डिग्री ली थी प्रिंसटन में एक बार, मैं भी अमेरिका रह के आया हूँ. कुछ जापानीज गए हैं वहां यार, क्या हो गया. तो जनरल की ये बात सुन के सदाव कहता है कि मुझे उस आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेलेंसी, बट क्योंकि मैंने उस पर इतने अच्छे से ऑपरेट किया विद सच सक्सेस, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ. तो जनरल कहता है हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं. ये सुन के तो तुम मेरे लिए और ज्यादा इंडिस्पेंसिबल हो गए. इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. एविडेंटली ये शो करता है कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो, तुम इतने ज्यादा स्किल्ड हो. यू से क्या
है तुम्हें? ऐसा एक आध अटैक में और झेल पाऊंगा जैसे मैंने आज झेला? तो सदाव कहता है एक्सीलेंसी, नॉट मोर देन वन। एक से ज्यादा अगर अटैक हुआ तो आपकी जान पे बात आ सकती है। जनरल कहता है देन सर्टेनली मैं तुमको कुछ नहीं होने दे सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। ना 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 ना। ठीक है, सपोज सपोज किसी को पता चल गया और तुम्हें डेथ सेंटेंस मिल गया और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना हुआ, फिर? ना ना ना, ये बात किसी को नहीं पता चल सकती। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जनरल को सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस है यहाँ पे। वो सदाव की जान इसलिए नहीं बचाएगा कि सदाव ने कुछ सही या गलत किया है। वो सदाव की जान सिर्फ इसलिए बचाएगा क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसे सिर्फ सदाव बचा सकता है। तो वो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से सदाव को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी था। तो सदाव कहता है कि सर और भी तो सर्जन्स हैं। तो जनरल कहता है नन आई ट्रस्ट। सारे अच्छे सर्जन्स को तो जर्मन्स ने ट्रेन किया है, और ये जर्मन लोग तो ऑपरेशन को सक्सेसफुल तब भी कहते हैं जब पेशेंट मर जाए। मुझे नहीं फर्क पड़ता उनके पॉइंट ऑफ व्यू का। तो यहाँ पर जो जनरल बात कह रहा है वो बहुत एक लाइक नोन चीज है कि जर्मन्स ऑपरेशन सक्सेसफुल मानते हैं इवन इफ द पेशेंट डाइज, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट किया। इट वॉज द पेशेंट जो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। खैर, ये तो साइड करते हैं बात। तो जनरल कहता है इट सीम्स अ पिटी that we cannot better combine the German ruthlessness with American sentimentality। हम लोग यार जापानीज लोग कंबाइन क्यों नहीं कर पाते ये दोनों चीजों को? जर्मन्स की रूथलेसनेस यानी ये निर्दयता, और अमेरिकन का इमोशन। तब शायद तुम इस प्रिजनर को एग्जीक्यूशन के लिए आराम से दे पाते, एंड येट मैं श्योर रह पाता कि तुम मुझे मर्डर नहीं करोगे व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस। जनरल हंसता है। काफी अजीब सेंस ऑफ ह्यूमर था जनरल का। खैर, जनरल कहता है एज अ जापानीज तुम कोशिश कर सकते हो इन दो फॉरेन एलिमेंट्स को मिलाने का? तो सदाओ कहता है आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट अगर आप कहो तो मैं कोशिश कर लूंगा एक्सीलेंसी। तो जनरल कहता है चलो ठीक है, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस। मैं टेस्ट केस नहीं बन रहा तुम्हारा। खैर, उसे बहुत वीक फील हो रहा था, बहुत ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स जहाँ पे रिपीटेड विक्ट्री के साथ साथ उसके कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही थी। एंड वो इरिटेबली कहता आह क्या यार, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस आदमी को तुम्हारे ही डोर स्टेप पे आना था। तो सदाव कहता है मैं खुद यही फील करता हूँ एक्सेलेंसी कि मेरा ही डोर स्टेप क्यों? इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। एक काम करते हैं, इसको मरवा देते हैं। नॉट बाय यू, तुम मत मारना, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास कुछ अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं, असैसिन्स मतलब किलर्स। सपोज मैं रात के वक्त, आज ही रात क्यों नहीं, आज ही रात तुम्हारे यहाँ उन दो लोगों को भिजवाऊं एंड तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा उसके बारे में। इट इज नाउ वार्म। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट कि तुम अपने घर का आउटर पार्टीशन खुला छोड़ दो जहां से वो लोग व्हाइट मैन के रूम में चले जाए और सोते सोते उसको मार दे? तो सदाव कहता है हाँ सर, बहुत नेचुरल होगा। इनफैक्ट वैसे भी मैं दरवाजा खुला ही रखता हूँ रात को। गुड गुड गुड, ठीक है। वैसे भी वो मेरे वाले असैसिन्स बहुत अच्छे हैं ना, वो शोर करेंगे और उन्हें आता है इनवर्ड ब्लीडिंग, मतलब इस तरह से उसे घायल करेंगे कि अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग इतनी होगी कि वो मर जाएगा। अगर तुम चाहो उसकी बॉडी भी ठिकाने लगवा दूंगा मैं, बताओ। तो जनरल की ये बात सुन के सदाव कहता है कि ये सही होगा एक्सेलेंसी, और वो ये सब सिर्फ और सिर्फ हैना के लिए कर, वो रेडी था उस वाइट मैन को मरवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हैना की खातिर, क्योंकि वो रोज बहुत परेशान हो रही थी। तो वो जनरल के घर से निकल गया, घर की तरफ जाने लगा और उस प्लान के बारे में सोचने लगा। इन दिस वे ये पूरी चीज संभाल ली जाएगी। वो हैना को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि असैसिन्स का घर आना ये बात शायद हैना को और ज्यादा घबराहट में डाल दे।
एंड येट सर्टेनली असैसिन जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी था जिस कंडीशन में इस वक्त जापान है। और किस तरह भाई रूलर्स उन लोगों को ठिकाने लगवाएंगे जो उनके खिलाफ जाएगा? तो जनरल लोगों के प्राइवेट किलर्स तो होने बनते हैं ना। तो उस टाइम पे सदाओ रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू द एटमोस्फेयर ऑफ हिज माइंड। तो वो अब अपना दिमाग नहीं चला रहा था, वो अपने अंदर की काइंडनेस को दबा रहा था, अपने अंदर के सेंटिमेंट्स को दबा रहा था और जर्मन वाली रूथलेसनेस लेके आ रहा था, निर्दयता लेके आ रहा था कि बस भाई मरवाओ इसको, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अब इसको यहां से जाना है। बट वो उसके रूम में जाता है जहां अमेरिकन लेटा हुआ था, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है वो यंग मैन गार्डन में बाहर टहलने के लिए जा रहा था। वो चिल्लाता है, व्हाट इज दिस, किसने परमिशन दी तुम्हें रूम छोड़ने की? तो वो आदमी कहता है, मैं परमिशन का इंतजार नहीं करता सर। गॉश, बहुत अच्छा लग रहा है, बट साइड के ये मेरे मसल्स कुछ ज्यादा ही स्टिफ क्यों है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? तो अब सदाओ के अंदर का डॉक्टर जाग जाता है और वो कहता है, इज इट सो, रुको मैं देखता हूँ। नाउ मुझे तो लगा था कि मैंने वो ठीक कर दिया है। तो उसने उस आदमी की शर्ट उठा के देखा, आह, थोड़ी बहुत मसाज करो ठीक हो जाएगा, अगर एक्सरसाइज से ये ठीक नहीं हो रहा। तो यंग मैन कहता है, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका यंग फेस वाज गॉन्ड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, मतलब उसकी दाढ़ी अब बड़ी हो गई थी तो उसका चेहरा अब छुप सा गया था। तो कहता है, से डॉक्टर, मुझे कुछ कहना है तुम्हें, अगर मैं तुम्हारे जैसे जापानीज से नहीं मिलता, वेल मैं आज जिंदा नहीं होता, मुझे पता है। अब उसकी ये स्टेटमेंट सुनते ही सदाव चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मन ही मन उसे पता है कि बहुत जल्दी उसकी ये ओपिनियन गलत साबित होने वाली। श्योर आई नो दैट, अरे मैं जानता हूँ। गैस अगर सारे जापानीज तुम्हारी तरह हो तो वॉर कभी हो ही ना। परहैप्स, परहैप्स, सदाव कहता है, एंड नाउ आई थिंक तुम्हें बेड पे जाना चाहिए। सदाव उसे लेटने में हेल्प करता है और उसे गुड नाइट बोल के वहां से चला जाता है। सदाव को उस रात बिल्कुल ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि बार बार वो उठे जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कोई आ रहा है। कभी लकड़ी के टूटने की आवाज, कभी एक स्टोन के इधर उधर होने की आवाज, हल्की फुल्की भी आवाज उसे आती तो उसे लगता कि लोग आए हैं उसके घर में और उस एनिमी को मार के वहां से ले जाएंगे। अगली सुबह वो सबसे पहले उसके रूम में गया। अगर वो अमेरिकन वहां नहीं होता, वो सिंपली हैना को बोल देता वो सब जो जनरल ने उसके साथ डिस्कस किया था। बट जब वो दरवाजा खोलता है वो देखता है वो तो वहां सो रहा है। तो हैना भी बोलती है, हाँ वो सो रहा है, वो रोज इसी तरह चैन की नींद सो रहा होता है सुबह के वक्त। हैना फिर सदाओ से पूछती है कि क्या करना है हमें इसका? तो सदाओ कहता है, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, प्रॉमिस मैं कुछ तो कर ही दूंगा इसका। बट सर्टेनली सदाओ को लगता है कि शायद सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, पहली नाइट नहीं आ पाए, आज आ जाएंगे। और उस रात बहुत तेज हवा चल रही होती थी और उसे फिर पत्तियों की और पेड़ों की आवाज आ रही होती थी। आज हैना भी उठ गई और वो कहती है कि हमें उस वाइट मैन का पार्टीशन क्लोज नहीं कर देना चाहिए। कहता है, नहीं, अब वो इतना एबल है कि वो खुद कर लेगा अपने लिए। पर अगली सुबह अमेरिकन फिर वही था। तो सदाओ को लगा तीसरी राइट तो पक्का, आज तो पक्का इसका काम असैसिन्स कर जाएंगे। अब वो विंड है वो क्वाइट रेन में बदल गई है और गार्डन में बहुत सारी ड्रिपिंग लीव्स की आवाज है, यानी लीव्स पे जो पानी रह जाता है उसके टप 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 की आवाज है। सदाओ उस रात थोड़ा बेटर सो ही रहा था कि अचानक उसे एक क्रैश की आवाज आई एंड वो डर गया कि ये क्या हुआ। हैना भी चीखी, व्हाट वाज दैट। उनका बेबी भी उन दोनों की आवाज से उठ गया और हैना कहती है, मैं जाके चेक करती हूँ। पर सदाओ उसे होल्ड कर लेता और कहता, नहीं कहीं नहीं जाओगी तुम। कहती, सदाओ क्या हो गया तुम्हें, मैंने कहा ना डोंट गो, डोंट गो, मत जाओ। अब सदाओ की आंखों में वो खौफ देख के हैना रुक जाती। सिर्फ सन्नाटा था। वो दोनों वापस बेड में लेट जाते हैं एंड बच्चे को अपने बीच लेटा लेते। येट जब दरवाजा खुला
अगली सुबह गेस्ट रूम का यंग मैन वही था. He was very gay and had already washed and was now on his feet. वो बहुत खुश था, बहुत बेटर फील कर रहा था, वो नहा धो के वहां खड़ा था. उसने कल सदाओ से रेजर भी मांगा था और उसने शेव कर ली थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा एकदम क्लीन लग रहा था. वेल ही सेड जॉयसली, वो बहुत खुश था और कहता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर. सदाओ अपना किमोनो पहनता है और ही कुड नॉट, उसने डिसाइड किया कि अब वो एक और रात वेट नहीं करे. ऐसा नहीं है उसे उस यंग मैन की जान की परवाह थी, बट नहीं यार, उससे हर रात ये स्ट्रेन नहीं लिया जाएगा कि 2 किलर आके इस आदमी को मार के इसकी बॉडी को डंप करेंगे. और वो ये स्ट्रेस नहीं झेल सकता था, उसने ऑलरेडी 3 रातें इंतजार कर लिया था. यू आर वेल, सदाओ कहता है. यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, अगर मैं अपनी बोट आज किनारे पे लगाऊं और उस बोट में तुम्हारे लिए खाना और कुछ कपड़े रख दूं, तुम उस बोट को ले जा सकते हो पास के एक आइलैंड तक. वो कोस्ट से ज्यादा दूर नहीं है, बट यूजुअली वो खाली रहता है. कोई नहीं रहता उस आइलैंड पे, क्योंकि जब जब तूफान आता है वो पानी के नीचे डूब जाता है. ये सीजन नहीं है तूफान आने का, तो तुम सेफ रहोगे. उस आइलैंड पे जाके रहो तब तक जब तक तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट ना दिखे. बहुत फ्रीक्वेंटली उनकी बोट्स वहां से आती जाती है, तुम उनसे मदद लेना और वहां से रवाना हो जाना. तो यंग मैन उसे घूरने लगता है और कहता है, डू आई हैव टू, क्या मुझे ये सब करना है? तो सदाओ कहता है, आई थिंक सो. यू अंडरस्टैंड, ये चीज छुपी नहीं है कि तुम यहाँ रहते हो. तो यंग मैन कहता है, ओके, चला जाऊंगा. तो सदाओ उस शाम तक उसे फिर नहीं मिलता. जैसे ही अंधेरा होता है, सदाओ अपनी बोट को किनारे तक ले जाता है और उसमें खाना पानी उसके लिए रख देता है. उसके लिए वो 2 क्विल्ट्स भी रखता है, ओढ़ने वाली चादरें. द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, क्योंकि टाइड उस टाइम पे बहुत हाई थी. उस रात चांद नहीं था एंड वो पूरे टाइम एक फ्लैशलाइट के सहारे काम कर रहा था. जब वो घर में आया, वो ऐसे आया जैसे वो पूरा दिन के काम के बाद लौट रहा, और वो बहुत बिजी था. तो हैना को कुछ भी नहीं पता था उसके मन में क्या क्या चीजें चल रही है, उसने क्या क्या प्लान बनाए. हैना उसे बताती है कि यूमी आई थी आज. दो शी वॉज सो मॉडर्न, स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम. पता नहीं क्यों उसने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया आज. खैर, यूमी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी, वो बहुत मिस करती है इन लोग. तो सदाव बस हैना को बोलता है कि सर्वेंट्स आ जाएंगे जैसे ही ये एनिमी यहां से चला जाएगा. वो गेस्ट रूम में जाता है उस रात, बिफोर गोइंग टू बेड, एंड वो चेक करता है अमेरिकन का टेम्परेचर, उसके घाव को, उसकी हार्ट बीट, उसकी पल्स. पल्स इरेगुलर सी थी, पर शायद इसीलिए क्योंकि उसे एक्साइटमेंट थी वहां से निकलने की. उस यंग मैन के पेल लिप्स एकदम प्रेस टुगेदर थे और उसकी आंखें शायद जल रही थी. सिर्फ उसके जो गले के स्कार्स थे वो रेड थे, बट नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ भी स्ट्रेसफुल नहीं था उसके बारे में. तो वो सदाओ को बोलता है, आई रियलाइज कि तुम मेरी जान फिर से बचा रहे हो. तो सदाओ कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा रहा. मेरे लिए सरदर्द है तुम्हारा यहाँ होना, मैं अपने आप को उस स्ट्रेस से मुक्त कर रहा हूँ. ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील, मतलब वो बहुत ज्यादा सोच रहा था कि इस आदमी को फ्लैशलाइट दूं या नहीं, क्योंकि अगर ये अंधेरे में फ्लैशलाइट जलाता और कोई देख लेता है, ये फिर पकड़ा जाएगा. बट वो उसे वो फ्लैशलाइट दे देता है. बहुत छोटी सी फ्लैशलाइट थी, उसकी खुद की ही थी, जो वो अक्सर रात के वक्त यूज किया करता था जब उसे इमरजेंसी के लिए बुलाया जाता था. वो कहता है, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए इससे पहले तुम्हें बोट मिले, मुझे 2 फ्लैश सिग्नल करना. सन डाउन होते वक्त यानी सनसेट के वक्त कोशिश करना, तभी तभी 2 फ्लैश लाइट करो, मैं किसी तरह तुम्हारे तक खाना पहुंचाने की कोशिश करूंगा. अंधेरे में बिल्कुल सिग्नल मत करना, कोई भी तुम्हें देख ले. बट हाँ, अगर तुम ठीक हो, सिर्फ एक सिग्नल करना, मैं समझ जाऊंगा यू आर ओके. तुम्हें वहां आसानी से फ्रेश फिश मिल जाएगी, बट हाँ, तुम्हें वो कच्ची खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आग जलाओगे तो किसी को भी पता चल जाएगा उस आइलैंड पे कोई है. तो उसके ये सारे इंस्ट्रक्शन सुन के एनिमी कहता है, ओके. उसने, सदाओ ने इस एनिमी को जापानीज कपड़े दे दिए थे, एंड एट लास्ट मोमेंट उसके सर को भी एक ब्लैक क्लॉथ से ढक दिया था, क्योंकि उसके गोल्डन बालों से कोई भी पहचान लेता उसे.
और अब उसे कहता है नाउ अब तुम जाओ। यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड सदाव के साथ हैंडशेक करता है और फिर वहां से चला जाता है। वो उसे रिमाइंड करता है सदाव, वंस या ट्वाइस बस। सदाव जाते जाते वो अपनी फ्लैशलाइट एक बार फिर दो बार हल्की हल्की फ्लैश करते हुए जा रहा होता है, बट सदाव रियलाइज कर लेता है कि इतनी छोटी फ्लैश को जल्दी से कोई नहीं देख पाएगा। वो वेट करता है जब तक वो एनिमी निकल नहीं जाता, और उस रात वो चैन की नींद सोता है क्योंकि वो एनिमी वहां से जा चुका होता है। पर क्या सदाव का सारा स्ट्रेस खत्म? जनरल साहब को भी तो बताना है एनिमी के बारे में, उसने क्या किया उसके साथ। वो जाके जनरल को बोलता है, सब कुछ बताता है, एंड जनरल कहता है यू से द मैन एस्केप्ड, वो भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, यानी जनरल का भी एक हफ्ते पहले ही ऑपरेशन हुआ था। फॉर 12 आवर्स सदाव श्योर नहीं था कि जनरल जिएगा भी या नहीं, गॉल ब्लैडर में दिक्कत थी। बट वो ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ अगेन एंड खाना भी खाने लगे थे। सदाव अभी तक उनसे कुछ नहीं पूछ पाए थे उन असैसिन्स के बारे में। जहां तक सदाव को पता था वो कभी नहीं आए उसके घर। सर्वेंट्स लौट आए थे सदाव के घर, यूमी ने पूरा गेस्ट रूम अच्छे से क्लीन कर दिया था और वहां सल्फर भी जला दिया था ताकि उस व्हाइट मैन की स्मेल वहां से चली जाए। कोई कुछ बात नहीं कर रहा था उस एनिमी के बारे में, सिर्फ गार्डनर साहब थोड़े परेशान थे क्योंकि इतने टाइम तक उनके पौधों की देखभाल ढंग से नहीं हो पाई। बट आफ्टर अ वीक सदाव को लगा कि जनरल अब इस लायक है कि उनसे बात की जा सकती है उस प्रिजनर के बारे में। तो वो उन्हें बताते हैं सब कुछ और कहते हैं यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, वो भाग गया। वो खांसता है जनरल, सिग्निफाइंग कि उसने पता नहीं कुछ सुना है या नहीं। पर वो ओल्ड मैन उसकी ये बात सुन के कहता है दैट प्रिजनर, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं उसे मरवाऊंगा। तो सदाव कहता है यू डिड एक्सीलेंसी, आपने किया था ये वादा। Well, the old man said in a tone of amazement, so I did. हाँ मैंने वादा किया था, बट यू सी उस टाइम पे आई वाज सफरिंग अ गुड डील, मेरी खुद की हालत बहुत खराब थी, एंड द ट्रूथ इज मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। इन शॉर्ट मैं भूल गया तुमसे किया वो वादा। उस दिन जब तुम मेरे यहाँ से गए मैं भूल गया कि मैंने तुमसे कोई वादा किया है। तो सदाओ कहता है वंडर्ड योर एक्सेलेंसी, मैं भी यही सोच रहा था। गलत किया मैंने, बहुत केयरलेस रहा मैं। तो जनरल को सडनली रियलाइज होता है कि उसने जो किया वो गलत था। तो वो अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है और कहता है बट यू अंडरस्टैंड ना, ऐसा नहीं है मुझे मेरे देश से प्यार नहीं है या मेरे को अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी नहीं आती। डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब किसी चीज को सही से ना निभा पाना, ऐसा नहीं था। अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हें पता है ना ऐसा कुछ नहीं था सदाव। तो सदाव कहता है सर्टनली योर एक्सीलेंसी, बिल्कुल। तो सदाव को सडनली समझ आ जाता है कि जनरल अब उसकी मुट्ठी में बंद है, क्योंकि अगर कभी ये बात खुली कि सदाव के यहाँ एक एनिमी था तो साथ साथ ये बात भी खुलेगी कि जनरल को ये चीज पता होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। तो जनरल कभी नहीं चाहेगा कि ये बात खुले, और इसीलिए सदाव अब पूरी तरह से सेफ था। तो सदाव उसे खुश करने के लिए कह देता है आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, मैं कसम खाता हूं मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, मुझे पता है आप दुश्मनों के खिलाफ सही कदम ही उठाते हो। तो जनरल कहता है यू आर अ गुड मैन, तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। तो यहां से सदाव अब फाइनली चैन की सांस ले सकता था, क्योंकि उसे पता था ये बात अब कभी नहीं उठेगी। बट सदाव, उसे अपना रिवॉर्ड जनरल से नहीं मिला। रोज रात जब वो आसमान में देखता और एक भी फ्लैश ना दिखती, उसे उसका रिवॉर्ड तभी मिल गया था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, कोई भी नहीं था उस आइलैंड पे, उसका प्रिजनर जा चुका था सेफ। उसको कोई डाउट नहीं था क्योंकि उसने कहा था कि बहुत कोरियन फिशिंग बोट्स आती हैं और वो प्रिजनर किसी ना किसी बोट में तो चला ही गया। वो वहां वरांडा पे खड़ा
समुंदर की तरफ देख रहा था, उसी स्पॉट को जहां से वो यंग मैन उस रात आया था। एंड अचानक उसके माइंड में उन सब लोगों के चेहरे आने लगे, वो सारे वाइट लोगों के चेहरे जिनको वो जानता था। वो प्रोफेसर जिनके घर वो हैना को मिला था, एक ढीले ढाले डल मैन। उनकी बीवी, एक बहुत ही ज्यादा सिली और बातूनी लेडी, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, मतलब वो कोशिश करती थी काइंड होने का, बट लोगों को पसंद नहीं थी। वो अपने ओल्ड टीचर को याद कर रहा है एनाटॉमी के, जो बहुत इंसिस्टेंट थे ऑन मर्सी विद द नाइफ। एंड फिर वो याद करता है अपनी वो चेहरा उस फैट स्लैटनली लैंड लेडी का जिसके घर में वो रुका था। सदाओ को बहुत दिक्कत हुई थी अमेरिका में रहने के लिए, जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि वो एक जापानीज था। सारे अमेरिकन्स के मन में एक प्रेजुडिस था एंड बहुत बुरी तरह से बर्ताव करते थे वो लोग जापानीज के साथ। वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे। एंड सदाओ को बिल्कुल नहीं पसंद थी वो इग्नोरेंट और डर्टी ओल्ड वुमेन जिसने फाइनली अलाउ कर दिया था उसे उसके घर में रहने के लिए। उसका घर इतना गंदा, बट सदाओ ने मैनेज कर लिया था क्योंकि उसे और कोई घर दे ही नहीं रहा था रहने के। एक बार सदाओ ने कोशिश की थी उसकी तरफ थैंकफुल होने की, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था और उसी लेडी ने उसका ध्यान रखा था, बट बहुत मुश्किल था। क्योंकि सदाओ कितना भी काइंड होने की कोशिश कर लेता, वो लेडी के मन में वो सुपीरियोरिटी कभी खत्म नहीं होती थी। तो उसे नफरत थी अमेरिकन से और उनके बिहेवियर से, जिस तरह से उन्होंने सदाओ को ट्रीट किया था। और अब उसे अचानक याद आ रहा था उस प्रिजनर का चेहरा, वाइट एंड रिपल्सिव। एंड सोचता है, स्ट्रेंज, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। जिस तरह से अमेरिकन्स ने मेरे साथ भी बर्ताव किया है, आई हैड ऑल द रीजंस व्हाई बदला लेने के, बट मैं सोच रहा हूं मैं क्यों नहीं कर पाया ये। मैं मार सकता था बट मैंने उसकी जान बचाई। सो इससे हमें समझ आता है कि ह्यूमैनिटी इज गॉड्स बेस्ट गिफ्ट फॉर मैनकाइंड। इंसानियत होना एक इंसान के अंदर भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। और ये चीज सदाओ और उसकी वाइफ ने इस चैप्टर के थ्रू प्रूफ करके दिखाई कि कभी भी आप फंस जाओ पेट्रियोटिज्म, अपने देश प्रेम और प्रोफेशनलिज्म की इस पजल में, हमेशा अपने अंदर की इंसानियत को याद रख के जो सही लगे वो करो। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।